हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। अब तक इस टॉपिक में हमने 3 रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा है और साथ ही साथ एक ऐसे रोमांटिक मूवमेंट के बारे में समझा है जिसकी मदद से यूरोप में नेशनलिज्म को स्प्रेड किया गया। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि कैसे 1830s के पीरियड में यूरोप के लोगों को हंगर यानी भुखमरी और इकोनॉमिक हार्डशिप यानी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है हंगर एंड हार्डशिप इन यूरोप। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है हंगर एंड हार्डशिप इन यूरोप, जहां पर हम समझेंगे कि कैसे 1830s में यूरोप में लोगों को हंगर और हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझ लेते हैं that what caused economic hardship in Europe during the 1830s। मतलब कि वो कौन से कारण थे, रीजंस थे जिनके वजह से 1830s में यूरोप के लोगों को इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सबसे पहले रीजन को, जो है पॉपुलेशन राइज मतलब कि आबादी का बढ़ना। यूरोप में फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाता है आबादी में, पॉपुलेशन में। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1801 से लेकर 1850 के बीच के पीरियड में जो पॉपुलेशन थी, आबादी थी यूरोप की, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है कि ह्यूजली वो इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पॉपुलेशन पूरे ही यूरोप में। कब? फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैम कैसे पॉपुलेशन राइज के वजह से यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप पैदा हो सकती है। तो चलिए समझ लेते हैं कैसे। जब यूरोप में पॉपुलेशन का राइज हुआ बहुत ज्यादा, तो उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी फैलने लग गई पूरे ही यूरोप में। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट आई? क्योंकि अब आबादी ज्यादा थी, क्योंकि अब जॉब सीकर्स ज्यादा थे लेकिन नौकरियां मतलब जॉब्स कम थी। तो जब इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन का यूरोप में, तो उसके वजह से जॉब्स को पाने वाले लोग, चाहने वाले लोग ज्यादा हो चुके थे, लेकिन नौकरियां अब कम थी, जॉब्स अब कम थी, जिसके वजह से ज्यादातर लोग यूरोप के अब अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, उनके पास नौकरियां नहीं थी। और जब अनएम्प्लॉयमेंट आया तो उसके वजह से नेचुरली इकोनॉमिक हार्डशिप का भी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे जिसकी मदद से वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। इसीलिए पॉपुलेशन राइज की वजह से सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो जाती है पूरे ही यूरोप में। उसके बाद क्या होता है, 19th सेंचुरी में ही रूरल पॉपुलेशन भी माइग्रेट करने लग जाती है शहरों में, मतलब सिटीज में। रूरल पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? जो गांव के लोग थे, जो विलेजेस के लोग थे, अब वो माइग्रेट करने लग जाते हैं, वो पलायन करने लग जाते हैं शहरों के ओर। शहरों में क्यों आती है रूरल पॉपुलेशन? इस उम्मीद में कि वहां पर उनको बेटर सर्विसेज मिलेंगी, वहां पर उनको बेटर जॉब्स मिलेंगी। इसी वजह से 19th सेंचुरी में कई लोग गांव से निकलकर सिटीज में चले जाते हैं बसने के लिए, नौकरी पाने के लिए। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे सिटीज में तो पहले से ही जॉब्स कम थी, लिमिटेड जॉब्स थी। इसीलिए अब जो रूरल पॉपुलेशन सिटीज में जा रही थी वो भी अनएम्प्लॉयड ही होती जा रही थी, जिसके वजह से शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही साथ शहरों की पॉपुलेशन भी पहले से ज्यादा थी, और अब जब रूरल पॉपुलेशन भी माइग्रेट कर रही थी टू दी सिटीज, तो उसके वजह से अब सिटीज की पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ने लग गई थी, जिसके वजह से अब जो भी लोग रूरल एरिया से आ रहे थे उनको ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहना पड़ रहा था। ओवर क्राउडेड स्लम्स का मतलब क्या है? स्लम्स का मतलब होता है झुग्गियां, और ओवर क्राउडेड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ का होना। तो अब स्लम्स में भी इंक्रीज इन पॉपुलेशन के वजह से काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो जो भी रूरल पॉपुलेशन आ रही थी उन्हें भी अब इन्हीं ही
स्लम्स में रहना पड़ रहा था और ओवर क्राउडेड होने के कारण यहाँ पर बीमारियां, डिजीजेस भी बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहे थे लोगों के बीच में। इसी वजह से हम कहते हैं कि पॉपुलेशन राइज के वजह से यूरोप के लोगों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ नौकरियां नहीं होती है, मतलब बेरोजगारी आ जाती है, दूसरे तरफ यहाँ पर ओवर क्राउडेड स्लम्स में लोगों को रहना पड़ता है, जिसके वजह से डिजीजेस भी इंक्रीज हो जाते हैं यूरोप में। तो सबसे पहला रीजन क्या था हंगर एंड हार्डशिप इन यूरोप का? पॉपुलेशन राइज। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे रीजन के तरफ, जो है कंपटीशन फ्रॉम इंग्लैंड। कंपटीशन फ्रॉम इंग्लैंड का मतलब क्या हुआ? इंग्लैंड 19th सेंचुरी में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था, मतलब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी, काफी ज्यादा वो आगे हो चुकी थी एज कंपेयर टू बाकी के पार्ट्स यूरोप में। ठीक है, तो इंग्लैंड में ऑलरेडी काफी ज्यादा गुड्स जो थे वो प्रोड्यूस करे जा रहे थे मशीन्स के द्वारा फैक्ट्रीज में। तो जो भी गुड्स इंग्लैंड में बनाए जा रहे थे वो बहुत ज्यादा चीप थे, सस्ते थे। क्यों सस्ते थे? क्योंकि उन गुड्स को मशीन्स के द्वारा बनाया जा रहा था। तो जब वो गुड्स इंग्लैंड से बाकी के यूरोप के हिस्सों में एक्सपोर्ट किए जाते थे, मतलब भेजे जाते थे, तो उसके वजह से जो टाउन्स के स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए एक टफ कंपटीशन आ गया था इंग्लैंड से। अब मार्केट में दो तरीके के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे, दो तरीके के गुड्स बेचे जा रहे थे। एक थे जो कि इंग्लैंड से आ रहे थे, जो कि चीप थे, और दूसरे गुड्स थे जो कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स द्वारा बनाए जा रहे थे, लेकिन वो ज्यादा महंगे थे। अब ये क्यों चीप थे? क्योंकि इनको तो मशीन्स बना रही थी, और यहाँ पे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स खुद के हाथों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, गुड्स बना रहे थे, वो नेचुरली बहुत ज्यादा महंगे थे। तो जब मार्केट में दो ऑप्शंस आ गए, सस्ते और महंगे के, तो लोगों ने किसके तरफ जाना शुरू कर दिया? सस्ते गुड्स के तरफ। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर्स थे, जो लोग थे, वो चीप गुड्स को प्रेफर कर रहे थे, जिसके वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा था। और ये स्पेशली हो रहा था टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। टेक्सटाइल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कपड़ों को बनाना। तो ज्यादातर यूरोप के जो टाउन्स थे वहां पर कपड़ों को बनाया जाता था घरों के अंदर या फिर छोटे वर्कशॉप्स के अंदर, और मशीन्स का ज्यादा यूज यहाँ पर नहीं किया जाता था, हाथों से ही इन कपड़ों को बनाया जाता था। वहीं पे वो सेम कपड़े अब मशीन्स के द्वारा बनाए जा रहे थे इंग्लैंड में। तो अब जब मार्केट में इंग्लैंड के थ्रू आए हुए मशीन मेड गुड्स थे, कपड़े थे, और दूसरी तरफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स द्वारा बनाए गए दूसरे महंगे कपड़े थे, तो यहाँ पर ज्यादा नुकसान हो रहा था स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि लोग चीप गुड्स के तरफ, चीप टेक्सटाइल के तरफ जा रहे थे। और इसी वजह से 19th सेंचुरी में टफ कंपटीशन के कारण इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि अब वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी होने लग जाता है। तो ये था दूसरा रीजन। अब इसके बाद थर्ड रीजन है पेजेंट्स अंडर एरिस्टोक्रेसी। आप सभी को याद होगा, हमने ये पहले पढ़ा है कि कैसे यूरोप में एरिस्टोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, किस तरीके से फ्यूडलिज्म का सिस्टम था यूरोप में, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, जो कि एरिस्टोक्रेसी का ही हिस्सा होते थे, और कैसे उनकी जमीनों पर पेजेंट्स काम करते थे, फार्मर्स काम करते थे। तो अभी भी यूरोप के कई रीजन्स में एरिस्टोक्रेसी बहुत ज्यादा पावर को एंजॉय कर रही थी, और इनके अंडर पेजेंट्स काम कर रहे थे, फार्मर्स काम कर रहे थे इन्हीं की जमीनों पर, जिसके वजह से फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस का बर्डन इन फार्मर्स के ऊपर था। फ्यूडल ड्यूज क्या थे? जो भी हार्वेस्ट होता था पेजेंट्स का, फार्मर्स का, जो भी वो कमाते थे, उसका कुछ हिस्सा उनको देना पड़ता था अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या हुआ? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ सर्विसेज उन्हें फ्री में प्रोवाइड करनी पड़ती थी फ्यूडल लॉर्ड्स को। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी यूरोप के कई रीजन्स में पेजेंट्स जो थे वो फ्यूडलिज्म के अंदर फंसे हुए थे,
जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और जिसके वजह से ये भी एक रीज़न है हार्डशिप का इन यूरोप ड्यूरिंग 1830s। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं फोर्थ एंड लास्ट रीज़न के तरफ, जो है फूड शॉर्टेजेस। फूड शॉर्टेजेस का मतलब क्या होता है? खाने की कमी। तो यूरोप में 1830s में खाने की कमी भी हो जाती है। क्यों हो जाती है फूड की कमी? क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और किस लिए फूड प्राइसेस बढ़ते हैं? बैड हार्वेस्ट के वजह से। बैड हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉप का फेल हो जाना, फसल का खराब हो जाना, उसी को बैड हार्वेस्ट कहते हैं। तो बैड हार्वेस्ट के वजह से फूड की कमी हो गई थी। फूड जो था वो कम हो गया था, लेकिन लोगों की डिमांड ज्यादा थी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो जब डिमांड ज्यादा थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी, ज्यादा खाना चाहिए था लेकिन खाना कम था, तो उसके वजह से यहाँ पर खाने के जो प्राइसेस थे, जो रेट थे, जो दाम थे, वो बढ़ा दिए गए थे। तो इसी वजह से बैड हार्वेस्ट के एक ईयर के कारण फूड प्राइसेस भी राइज हो गए थे और इसके वजह से फूड शॉर्टेजेस हो गई थी, जिसके वजह से कई सारे लोगों को यूरोप में परेशानी हुई। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर उन फार्मर्स को हुई जो कि फ्यूडलिज्म में फंसे हुए थे, क्योंकि उनको तो अपने हार्वेस्ट का कुछ हिस्सा फ्यूडल लॉर्ड्स को देना ही पड़ता था, तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद जो बाकी के फार्मर्स थे, उन्हें बैड हार्वेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उनके पास अब खाना भी नहीं था, फसल भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, और क्योंकि फूड के प्राइसेस भी बढ़ चुके थे, तो जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास पैसे ही नहीं थे, वो अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे खाना। और इसी वजह से यूरोप में, टाउन्स में, शहरों में, छोटे छोटे गांव में भी पॉपुलिज्म फैल जाता है। पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब एक्सट्रीम गरीबी। तो इन सब कारणों के वजह से यूरोप में पॉपुलिज्म का स्प्रेड हो जाता है। पॉपुलिज्म में किसी व्यक्ति के पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं, इतने भी रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, जिसके वजह से वो निर्भर हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है चैरिटी के ऊपर, हेल्प के ऊपर, या फिर बेगिंग के ऊपर, मतलब भीख मांगने के ऊपर। तो यहाँ पर यूरोप में वही होता है, लोग जो थे वो पॉपुलिज्म के तरफ बढ़ जाते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में वो चले जाते हैं। और इसी वजह से यूरोप में 1830s में हंगर आ जाता है और हार्डशिप का सामना करना पड़ता है यूरोप के लोगों को। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी के साथ आपको ये चारों रीजंस समझ में आ चुके होंगे, जिनकी वजह से यूरोप में 1830s में हंगर एंड इकोनॉमिक हार्डशिप आई। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक ही सवाल पूछा जाता है, और वो ये है कि वो कौन से रीजंस थे, वो कौन से कॉजेस थे जिनके वजह से यूरोप में 1830s में इकोनॉमिक हार्डशिप आती है, या फिर जिसके वजह से यूरोप के लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है तो वहां पर आप यही 4 पॉइंट्स लिखकर आएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था हंगर एंड हार्डशिप इन यूरोप, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चारों ही रीजंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे पॉपुलेशन राइज के वजह से, इंग्लैंड के कंपटीशन के वजह से, फ्यूडलिज्म के वजह से और बैड हार्वेस्ट के वजह से यूरोप में पॉपुलिज्म फैल जाता है, यूरोप में लोगों को इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।